हेलो एवरीवन। जैसा कि अपन बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज की क्लास में अपन करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र, जो अपने शरीर का एक केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का मतलब है कि जो रसायनों के द्वारा यानी रासायनिक नियंत्रण करता है अपने शरीर का। अपने शरीर की जो भी क्रियाएं होती है उनको रसायनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये जो रसायन है जिनको अपन हार्मोन कहते हैं, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र में कुछ ग्रंथियां हैं, कुछ ग्लैंड्स है जो कि कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है, जिनको अपन हार्मोन कहते हैं। और यही हार्मोन बाद में ब्लड में मिक्स होते हैं और ब्लड में मिक्स होकर के टारगेट ऑर्गन तक जाकर के रिलेटेड फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है, कौन सा एक न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन नहीं है। कुछ हार्मोन्स अपने को दिए हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो न्यूरो एंडोक्राइन नहीं है। न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब है, देखिए सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है अपनी बॉडी में, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वो एक तरह से न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का एक लिंकर होता है, यानी दोनों का पार्ट बनाता है। और उसी से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो बाद में सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए अपन हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो जो भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन होंगे जो हाइपोथैलेमस के थ्रू बनाए जाते हैं, जहां से रिलीज होते हैं, वो हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के साइटोन के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी न्यूरॉन्स के थ्रू, यानी कि तंत्रिकाओं के द्वारा बनते हैं। तो उन्हें न्यूरो हार्मोन कहते हैं या न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा हार्मोन है जो न्यूरो एंडोक्राइन नहीं है? तो एडीएच यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, तो ये न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ये भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, तो ये भी न्यूरो एंडोक्राइन है। थर्ड है जीएनआरएच, जीएनआरएच मींस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी एंडोक्राइन हार्मोन है। तो जो फोर्थ हार्मोन है अपना वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन हाइपोथैलेमिक नहीं होकर के ये थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है, तो ये न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन नहीं है। ये राइट आंसर अपना होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के बारे में असत्य है, यानी कि हार्मोन्स के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट वो है कि हार्मोन अपरपोषक होते हैं, यानी नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। दूसरा है अंतरकोशिकीय संदेशवाहक का कार्य करते हैं, यानी कि एक्ट एज इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर, अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं और सभी। तो इनमें से अगर अपन बात करें तो पहला जो है वो हार्मोन के लिए सही अप्लाई होता है। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो इंट्रा नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब कि इनको अपन जो है भोजन के थ्रू, फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू नहीं ले सकते। ये पोषक पदार्थ नहीं है, नॉन न्यूट्रिएंट है, इनसे ना कोई पोषण मिलता है शरीर को, ना ही ये न्यूट्रिशन के थ्रू लिए जाते हैं। तो ये नॉन न्यूट्रिएंट है, इनको अपनी बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही बनाती है। सेकंड जो है इंटर सेल्यूलर है ये, हाँ ये अंतःकोशिकीय संदेशवाहक होते हैं, अंतरकोशिकीय संदेशवाहक इंटरसेल्यूलर है, सही बात है। तीसरा है अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं, यानी कि इनका प्रोडक्शन जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है, तो ये इसका रोंग होगा, क्योंकि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो लेस अमाउंट में, यानी बहुत ही छोटी सी अमाउंट में, बहुत ही थोड़ी सूक्ष्म मात्रा में ही उत्पादित होकर के भी सारे कार्यों को संपन्न कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर अपना हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, अधिक मात्रा में उत्पादन, ये गलत होगा हार्मोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पेप्टाइड प्रकृति का है। पेप्टाइड नेचर किस हार्मोन का है? एल्डोस्टेरोन का है, कोर्टिसोल का है, इंसुलिन का है और एड्रेनलिन का है। तो पेप्टाइड प्रकृति के जो हार्मोन होते हैं वो या तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं, या एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन होते हैं, या फिर अग्नाशय ग्रंथि के होते हैं, यानी कि पैनक्रियाज के होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो हार्मोन है ये अपने, जैसे एड्रेनलिन है तो एड्रिनल से रिलेटेड है, एल्डोस्टेरोन है, ये सारे जो है पेप्टाइड प्रकृति के नहीं है। यहाँ पर इंसुलिन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि का, पैनक्रियाज का हार्मोन है, और ये पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है। वसा घुलनशील हार्मोन के ग्राही पाए जाते हैं, तो वसा घुलनशील लिपिड सोल्यूबल जो हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं। तो ये जैसे कोई सेल है, ये सेल जो है किसी हार्मोन का टारगेट ऑर्गन है, इस सेल पर कोई जो हार्मोन आएगा, ये हार्मोन आया और ये हार्मोन जब इस सेल के कांटेक्ट में आएगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें फोस्फोलिपिड होता है,
तो जो भी लिपिड सोल्यूबल होंगे यानी कि वसा में घुलनशील होंगे वो हार्मोन तो सीधे ही झिल्ली को पार करके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और अंदर प्रवेश करने के बाद में अंदर जाकर के वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अंदर जाके एचआरसी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और जो भी इनका जो फंक्शन होगा पर्टिकुलर उस फंक्शन को ये कंप्लीट करेंगे। लेकिन यदि कोई प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होगा तो वो इसको पार नहीं कर पाएगा, और ऐसी सिचुएशन में जैसे कोई प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है तो वो इसको पार नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इसमें घुलनशील नहीं है प्रोटीन। तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए यहाँ पर कोई सेकेंडरी मैसेंजर होगा, और वो उस सेकेंडरी मैसेंजर के साथ में ऐड होगा, और उसके बाद में जो है वो इसके अंदर प्रवेश करेगा, और अंदर प्रवेश करने के बाद में फिर जो है वो अंदर जाकर के जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वसा घुलनशील जो हार्मोन होते हैं उनके ग्राही तो उन्हें कहाँ मिल जाते हैं, वो कोशिका के अंदर मिलते हैं क्योंकि वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो वसा में घुलनशील नहीं होते हार्मोन, जो प्रोटीन जल घुलनशील होते हैं, जो प्रोटीन प्रकृति के या जो जल घुलनशील हार्मोन होते हैं, उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर ही मिलते हैं, यानी बही कोशिकीय मिलते हैं। तो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन था कि ये कहाँ पर मिलेंगे, जो कोशिक वसा में घुलनशील हार्मोन है तो वो अच्छे से कोशिका झिल्ली को पार कर सकते हैं, तो अंतःकोशिकीय मिलेंगे उनके जो भी मिलेंगे वो कहाँ होंगे, वो अंतर कोशिकीय होंगे, कोशिका के अंदर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुच्चय में केवल द्वितीयक संदेशवाहक है। द्वितीयक संदेशवाहक यानी सेकेंडरी मैसेंजर किस में शामिल है, तो जैसे कि जो हार्मोन होते हैं जो कि झिल्ली को पार नहीं कर पाते, तो उनके लिए अपन ने बात की थी कि उनकी कोशिका झिल्ली के ऊपर उनको जो है सेकेंडरी मैसेंजर मिलते हैं, और सेकेंडरी मैसेंजर के साथ में वो फिर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कौन कौन होते हैं, इसके लिए एक तो होता है CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक होता है CGMP साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, एक होता है IP3 यानी इनासिटोल ट्राइफॉस्फेट, एक है अपना DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और होता है कैल्शियम आयन। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं, और ये जल घुलनशील हार्मोनों में सहायक होते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने में। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा समुच्चय है जो सेकेंडरी मैसेंजर का है, CAMP है, IP3 है, लेकिन T3 नहीं है, तो फर्स्ट वाला जो है वो नहीं होगा इसका आंसर। CGMP है, FSH नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में है अपना CAMP, IP3 और DAG, ये तीनों ही सेकेंडरी मैसेंजर में है शामिल। फोर्थ में भी FSH आ गया तो ये भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संगठित अंतःस्रावी संरचना नहीं है। संगठित अंतःस्रावी संरचना का मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कौन नहीं करता, तो पीयूष ग्रंथि तो है, पिट्यूटरी, थायराइड ग्रंथि भी है, एड्रिनल भी है, GIT कोई अंतःस्रावी संरचना नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये तो सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम करती है लेकिन ये नहीं करती, तो राइट आंसर जो है अपना हो जाएगा GIT। पीयूष ग्रंथि के बारे में सत्य है, पीयूष ग्रंथि जो अपने मस्तिष्क में मटर के दाने के समान छोटी सी ग्रंथि होती है, ये हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम ग्रंथ के द्वारा जुड़ी होती है, तो ये बिल्कुल राइट है कि इनफंडिबुलम ग्रंथ द्वारा जुड़ेगी। इसके अलावा मस्तिष्क की एक जो बोन है स्पिनोइड अस्थि, उस बोन की सेला टर्सिका गुहा में खांच में स्थित होती है, ये भी राइट है। संरचनात्मक रूप से देखें तो एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दो भागों में विभाजित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे पीयूष ग्रंथि के लिए ये सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, हाइपोथैलेमस से तंत्रिकीय उत्तक अतिवृद्धि है। हाइपोथैलेमस से तंत्रिकीय उत्तक की अतिवृद्धि कौन सी है, यानी कि हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन आते हैं पीयूष ग्रंथि में आते हैं, और पीयूष ग्रंथि में एक तो इनडायरेक्टली आते हैं ये ब्लड में मिक्स होकर के, और एक भाग में जो है ये उसी तंत्रिका के द्वारा, जिस तंत्रिका में ये बनते उन्हीं तंत्रिका के एक्सोन सिरों के द्वारा डायरेक्टली ये जो है पीयूष ग्रंथि के भाग में पहुंचते हैं। तो जो पश्च पीयूष होती है उसमें जो एक्सोन सिरे होते हैं तंत्रिका कोशिकाओं के, वो अतिवृद्धि करके पहुंच जाते हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं कि तंत्रिकीय अतिवृद्धि जो होती है वो अग्र पीयूष में नहीं होती,
और अग्र पीयूष का ही नाम एडिनोहाइपोफाइसिस है तो इसमें भी नहीं होंगी। पार्स डिस्टलिस भी अग्र पीयूष का भाग है तो इसमें भी नहीं होंगी। पश्च पीयूष में आती है जिसको अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो जो राइट आंसर होगा अपना थर्ड होगा न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच अग्र पीयूष तक किसके माध्यम से पहुंचता है? जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो है अग्र पीयूष में आता है हाइपोथैलेमस से। और हमेशा याद रखना हाइपोथैलेमस से एक तो अग्र पीयूष में और एक पश्च पीयूष में जो हार्मोन आते हैं, अग्र पीयूष में तो जो है हाइपोफाइसियल निवाहिका परिसंचरण के द्वारा आते हैं और पश्च पीयूष में जो है सीधे ही तंत्रिका कोशिका द्वारा आ जाते हैं। तो ये हाइपोफाइसियल निवाहिका परिसंचरण के द्वारा आएंगे अग्र पीयूष में। सीआरएच जो कि हाइपोथैलेमस से एक मुक्तकारी हार्मोन है, ये किसको प्रेरित करता है? सीआरएच का मतलब है यहाँ पर कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। सी का मतलब कोर्टिको, आर का मतलब रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये जो होता है ये किससे संबंधित होगा? तो सोमेटोट्रोप से नहीं है, ये गोनेडोट्रोप से भी नहीं है, ये कोर्टिकोट्रोप से संबंधित हार्मोन है। इनको प्रेरित करता है कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा हाइपोथैलेमस के प्रत्येक तंत्रिकीय नियंत्रण के अंतर्गत है? तो अभी जैसे बात की थी प्रत्येक तंत्रिकीय नियंत्रण में कौन सा होता है? पश्च पीयूष होती है और पश्च पीयूष को अपन क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्योंकि अग्र पीयूष जो है पास डिस्टलिस एडिनोहाइपोफाइसिस ये तो सारे अग्र पीयूष के ही नाम है। तो डायरेक्ट नियंत्रण में होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस और इनडायरेक्ट नियंत्रण में अग्र पीयूष होती है जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ये जो है निवाहिका तंत्र परिसंचरण के नियंत्रण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीएच के प्रभाव से संबंधित नहीं है? यानी ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव से संबंधित कौन सा नहीं है? ग्रोथ हार्मोन जो जिसको सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, ये पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है और ये क्या करता है? समसूत्री विभाजन और विभेदीकरण को प्रेरित करता है जिससे कि अस्थियों की मसल्स की ग्रोथ होती है और शरीर की वृद्धि होती है। दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट को भी प्रेरित करता है, ये ग्लूकोज स्तर को भी बढ़ाता है, वसा संश्लेषण को बढ़ाता है। ये इसके लिए गलत है क्योंकि ये क्या करता है? वसा के ऑक्सीकरण को प्रेरित करता है, वसा संश्लेषण को नहीं बढ़ाता। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को रोकता है जिससे ग्लूकोज का स्तर जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था के दौरान जीएच के अल्प स्त्रवण से परिणाम स्वरूप क्या होता है? बाल्यावस्था के समय में अगर ग्रोथ हार्मोन वृद्धि हार्मोन जो है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन अगर नहीं बनता है, कम बनता है तो क्या होगा? एक्रोमेगेली यानी अग्रातिकायता, महाकायता, जाइंटिज्म, ड्वार्फिज्म या साइमन डिजीज। तो बचपन में अगर ग्रोथ हार्मोन कम बनता है तो ऐसी सिचुएशन में वृद्धि नहीं हो पाती क्योंकि ये वृद्धि के लिए जिम्मेदार है और वृद्धि नहीं हो पाएगी तो बोनापन या ड्वार्फिज्म हो जाएगा। और जो बोनापन या ड्वार्फिज्म ये कब होता है? जब बचपन में यानी कि बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है। इसी को एटिलियोसिस भी कहते हैं, एटिलियोसिस। और सर्कस वगैरह में जो बोने काम करते हैं उनको मिजेट्स कहा जाता है, वो इसी ड्वार्फिज्म के रोगी होते हैं। अगर अग्रातिकायता की बात करें एक्रोमेगेली तो ये होता है वयस्क अवस्था में जब ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि हो जाए। जाइंटिज्म जो है ये होता है अपने जब बाल्यावस्था में वृद्धि हो जाए यानी अतिस्त्रवण हो जाए इसका। और सिमन डिजीज है ये भी ग्रोथ हार्मोन की वयस्क अवस्था में कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिन किससे स्रावित होते हैं? गोनेडोट्रोपिन जो है जीएन हार्मोन वो कौन स्रावित करता है? हाइपोथैलेमस नहीं। हाइपोथैलेमस से संबंधित याद रखना अगर ये अपने पास में होता जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तब ये हाइपोथैलेमस का होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा जा रहा है गोनेडोट्रोपिन यानी कि सिर्फ जीएन। तो जीएन हार्मोन जो है ये अग्र पीयूष स्रावित करती है तो राइट आंसर होगा अग्र पीयूष। नेक्स्ट है निम्न में से
कौन सा हार्मोन अधिवृक्क वलकुट को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? एड्रिनल कोर्टेक्स को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो वो करता है एससीटीएच, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल कोर्टेक्स को हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है, और एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एड्रिनल को प्रेरित करेगा तो यहाँ पर एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो स्रावित होगा। टीएसएच जो है ये थायराइड से रिलेटेड है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीआरएल जो है ये प्रोलेक्टिन हार्मोन से संबंधित है, और एलएच जो है वो ल्यूटिनाइजिंग से संबंधित है।